हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, है ना। कुछ टेक्निक समझेंगे कि किस तरीके से जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री क्लियर है ना, समझा दिया था मैंने इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है ना। उस इन्वेंट्री को किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं उसको कंट्रोल करने के। और ये सारे तरीके मैं सही बता दूं तुम लोगों को आते हैं, बस किसको क्या बोलते हैं, यानी कि हम लोग डेली रोजमर्रा की जिंदगी में इनको अपनाते हैं, लेकिन उसको साइंटिफिकली या टेक्निकली ये नाम दिया गया है, ये बात आप लोग नहीं जानते। तो आओ समझते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अच्छा, इन्वेंट्री, यहाँ पे मैंने वही डेफिनेशन उठा ली है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में तुमको समझाई थी कि इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। टेक्निक की बात बाद में करेंगे। तो इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री कोई भी सामान और मटेरियल ऑफ बिजनेस इंटेंड टू सेल टू अ कस्टमर फॉर प्रॉफिट। कोई भी सामान जिसको कि कोई बिजनेस बेचना चाहता है कस्टमर को, ठीक है, जिससे कि उसका प्रॉफिट होगा, वो सब क्या कहलाता है? इन्वेंट्री कहलाती है। क्या क्या चीजें इन्वेंट्री के अंदर आ जाती हैं? रॉ मटेरियल, परचेस्ड पार्ट जो खरीदे गए हैं, फिनिश्ड गुड्स जो तैयार होकर माल रेडी हो गया है, वर्किंग प्रोग्रेस, ठीक है, वर्किंग प्रोसेस यानी कि पार्शली कंप्लीटेड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है ना अंडर प्रोसेस है, कुछ बन चुके हैं, कुछ बनना बाकी है, आइटम बीइंग ट्रांसपोर्टेड जो रास्ते में है, और टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये सब हमारा इन्वेंट्री होता है। बट यहां पर हमको एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी, ये तो अपना जनरल वे में आ गया। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, सारा फोकस हमारा कहां रहेगा दवाइयों पर रहेगा, ड्रग्स पर रहेगा कि इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री कंट्रोल जो हमने पहले ही सीखा था, क्या होता है? यह एक प्रोसेस है। इन्वेंट्री कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्री इन ऑर्डर टू मीट कस्टमर डिमांड। यह एक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, कि जब कस्टमर मांगे तब वो चीज उसके वहां पर अवेलेबल हो उसके लिए, ठीक है, एट द लोएस्ट प्राइस, और लोएस्ट प्राइस पे अवेलेबल हो, ठीक है, विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और जो लोग इन्वेंट्री कर रहे हैं उनका इन्वेस्टमेंट भी मिनिमम हो। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए जब हम कंट्रोल करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। अनलाइक मैनी फैक्टर इन फार्मेसी, इन्वेंट्री इज ए कंट्रोलेबल। फार्मेसी में कई सारे फैक्टर होते हैं जो कंट्रोल किए जा सकते हैं, उसी तरह इन्वेंट्री भी क्या है? कंट्रोलेबल फैक्टर है, कंट्रोल किया जा सकता है इसको। द फार्मेसी डिसाइड्स हाउ मच इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट टू मेक, when to reorder and what quantity। फार्मेसी डिसाइड करती है कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना करना है, कब रीऑर्डर करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। A successfully implemented inventory control program take into account such things as purchasing goods। जो एक सक्सेसफुल इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोग्राम है वो क्या क्या चीजें, किन किन चीजों की जिम्मेदारी लेती है ना। अकाउंट मतलब होता है किन किन चीजों को प्रोसेस करेगी है, जिम्मेदारी लेती है। परचेजिंग गुड्स की, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग होती है डिमांड के साथ। सीजनल वेरिएशन भी देखना होता है ना, सीजन में चीजें कुछ कम ज्यादा होती है, कभी मलेरिया बहुत ज्यादा फैल रहा है, कभी डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है। चेंजिंग यूजेस पैटर्न, दवाइयों के पैटर्न कई बार चेंज हो जाते हैं, नई दवाइयां आ जाती हैं तो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, कई बार नई दवाइयों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। एंड मॉनिटरिंग फॉर पिलफरेज, दवाइयां जो है कई बार बर्बाद भी होती हैं, एक्सपायर हो रही हैं, टूट फूट जा रही है सिरप वगैरह, तो वो सब चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। द चैलेंज ऑफ प्रोडक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्टिव मतलब एक अच्छी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पास चैलेंज क्या है? इज टू सपोर्ट एन अपवर्ड ट्रेंड इन सेल्स, कि सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो, व्हाइल कीपिंग द इन्वेस्टमेंट एट लोएस्ट, और इन्वेस्टमेंट कम से कम हो, ठीक है, कंसिस्टेंट विद द एडिक्वेट कस्टमर सर्विस, और कस्टमर को सर्विस पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। मतलब कि हम बहुत ज्यादा स्टॉक भी ना कर ले, इतना कम भी स्टॉक ना हो कि कस्टमर आए हम डिमांड पूरी ना कर पाए। तो ये सारी बातें क्या रखनी पड़ती हैं, ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब देखो, जो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है बेटा, ये हमारे पास कई सारी हैं। कई सारी मतलब अगर बी फार्मा करोगे तो ढेर सारी इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक हमको पढ़ाई जाती हैं, और ये सब हमको पढ़नी पड़ती हैं। लगभग यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 9 टेक्निक्स हैं, बट हमारे पास ये सारी हमको नहीं पढ़नी। तब भी हम जो हमको नहीं पढ़नी है उनको हम लोग एक एक लाइन में समझ लेंगे कि होती क्या है। क्लियर है? तो टोटल 9 टाइप्स की हैं, सब डिटेल में नहीं पढ़नी है। अपने कोर्स में कौन कौन सी है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, रीऑर्डर लेवल, इन्वेंट्री टर्नओवर, और फेफो और फिफो मेथड। ये 1 2 3 4 टेक्निक्स अपने कोर्स में है। बाकी टेक्निक्स अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन हम एक एक लाइन में उनको समझेंगे कि होती क्या है। क्लियर है? और ये टेक्निक यही अपना लिखा हुआ को सिलेबस में। क्लियर? चलते हैं तो एबीसी एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमने सामान अपने स्टॉक में रखा हुआ है,
ठीक है। तो इन्वेंट्री में सीधी समान बात यह है कि जो हमारे पास दवाइयाँ रखी हुई हैं उनको हम किस हिसाब से निकालें, कस्टमर को दें। कुछ दवाइयाँ पुरानी होंगी, कुछ नई आई हैं, है ना, कुछ आउटडेटेड है, मतलब हमको इस तरह से मैनेज करना है कि दवाइयों का नुकसान कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए। तो पहली होती है एबीसी एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड। एबीसी एनालिसिस ग्रुप्स आइटम इनटू 3 कैटेगरी। वो 3 कैटेगरी ए, बी और सी में डिवाइड कर देती है बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ वैल्यू विद इन अ बिजनेस। लेवल ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। लेवल ऑफ वैल्यू से क्या मतलब होता है, 3 कैटेगरी बना दी जाती है। सिंपल समझ लो, मान लो टोटल दवाइयां हमारे पास सपोज टोटल हमारे पास 1 लाख, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 1 लाख का सामान भरा हुआ है। तो उसमें हो सकता है 10% दवाइयां ऐसी होंगी जो करीब करीब 80%, 10% दवाइयां 80% वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। और 80% या मैं कह लो कि 20% दवाइयां ऐसी हैं जिसकी वैल्यू कितनी है, 15% होगी। और 80% दवाइयां ऐसी हैं जिसकी वैल्यू केवल क्या है, 5% है। मतलब तो हम लोग उसको ए, बी और सी ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो उससे क्या रहता है, हमको समझ में आता रहता है कि अच्छा ये दवाइयाँ इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसकी थोड़ी ठीक है, इसकी बहुत कम कॉस्ट है, लेकिन बिकती बहुत ज़्यादा है। तो ये एबीसी इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। पूरा डिटेल होता है इसका, बट हम यहाँ पे सिर्फ इतना समझेंगे कि हम इसको एबीसी 3 कैटेगरी में तोड़ लेते हैं। वीडी डिवाइड ड्रग इनटू 3 कैटेगरी, वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। 3 कैटेगरी में ड्रग को डिवाइड करके हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। लीड टाइम, लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द लैप्स इन टाइम बिटवीन व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड टू रिप्लेनिश इन्वेंट्री एंड व्हेन द ऑर्डर इज रिसीव्ड। मतलब कि तुमने आज ऑर्डर दिया, वहां से पैक हुआ और ऑर्डर तुम्हारे पास तक आ गया, ये जो बीच में टाइम खप गया, हो सकता है 1 दिन का हो सकता है 2 दिन का हो सकता है 15 दिन का हो, तो इसको हम लोग कहते हैं लीड टाइम, है ना। इसको ध्यान में रख के हम अपनी इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। क्यों, पता चला हमारा सामान, हमें पता है कि हमारा ये माल अगले 20 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लीड टाइम के हिसाब से कि इसको आने में 15 दिन लग जाते हैं, तो हम अभी से इसकी ऑर्डर कर देंगे जिससे कि ऑलरेडी समय से पहले हमारे पास मौजूद रहे, ठीक है। फिर होता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है, हमको पता होता है कि ये दवाई कुछ ऐसी है, जाने अनजाने साल में 1-2 बार ऐसा होता है कि इसकी डिमांड एकदम हाई हो जाती है, कब होगी कैसे होगी नहीं पता होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस दवाई का एक एक्स्ट्रा स्टॉक, एडिशनल स्टॉक मंगा करके एडिशनल रख देते हैं, बाकी चलाते रहते हैं। तो वो कहलाता है बफर स्टॉक। अचानक इमरजेंसी में डिमांड बढ़ेगी तो पता चला हम ऑर्डर कर रहे हैं, 10 दिन में दवाइयां आएंगी, तो उससे पहले हम ये बफर स्टॉक को निकाल के बाहर कर लेते हैं और उसको चलाते हैं, ठीक है। तो इन इन्वेंट्री बफर इज एन एडिशनल इन्वेंट्री, एक एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होती है, केप्ट ऑन हैंड, हाथ में रखी जाती है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर अचानक से उसकी बढ़ोतरी बढ़ जाए, उसकी डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, जो इमरजेंसी के टाइम पे उसे रखा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन डिले और सर्ज इन डिमांड, या कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो हमने ऑर्डर तो कर दिया, मान लो ट्रैफिक आ गया, या कहीं पे मान लो राइट्स हो गए, दंगे वगैरह चल रहे हैं, या डिमांड में अचानक बढ़ोतरी हो गई है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से ऐसा हो सकता है कि हमारा जो स्टॉक है वो खत्म होने की कगार पे आ रहा है, ठीक है। तो हम एक बफर स्टॉक रखते हैं कि मान लो 10-15 दिन अगर सामान लेट भी होता है तो हम उस बफर स्टॉक को निकाल करके अपना चला सकते हैं। अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल होता है निरंतरता, इज अ प्रोग्राम दैट कंटिन्यूअसली एस्टिमेट योर इन्वेंट्री बेस्ड ऑन योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, नॉट ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री। यहाँ पर क्या लगातार आपका इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड रहता है ना कि हाँ इतनी दवाइयाँ आई हैं, इतनी निकल गई, इतनी बची हैं, उसके हिसाब से आपको आइडिया लगता रहता है, ठीक है। ये 5 अपने सिलेबस में नहीं है, जस्ट हमने एक क्या ले लिया, इसका आइडिया ले लिया कि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो कर लेंगे, ये डिटेल में नहीं आएंगे। डिटेल में क्या आएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर, एक क्वांटिटी हमको ऐसी ऑर्डर करनी है जो इकोनॉमिकली बेस्ट हो, यानी कि हमारे बजट पर, मान लो मैं हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट हूं, इतनी मात्रा में ऑर्डर करना है कि बहुत ज्यादा बजट इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक ऑर्डर और कस्टमर की नीड पूरी होती रहे। तो है क्या ये ईओक्यू, यहां से बेटा समझना स्टार्ट कर लो। ये क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारा 3 नंबर से 5 नंबर में डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज ईओक्यू, इट इज रेफर टू द ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, एक इतना पर्याप्त मात्रा में हमें ऑर्डर करना है, दैट शुड बी प्लेस्ड विद अ वेंडर, जो कि वेंडर को दिया जाएगा। वेंडर कौन होता है, बेचने वाला, टू मिनिमाइज ब्लॉकेज ऑफ फंड, जिससे कि फंड हमारा ब्लॉक ना हो। मान लो हमें पता है कि 100 दवाइयों की जरूरत है, वो धीरे धीरे 1 महीने में निकलेंगी, तुमने ऑर्डर कर ली 1000 दवाइयां, और वो फंड ब्लॉक हो गया ना 900 यूनिट के लिए, है ना। 100 पीस मंगाने थे, तुमने मंगाए 500 पीस, तो 400 पीस निकलेंगे 3-4 महीने में, तब तक तो फंड ब्लॉक हो गया ना। हम लोग क्या कर सकते थे, 100 पीस मंगाते, जैसे ही 10 दिन बचते, 5 दिन बचते, दोबारा ऑर्डर लगा देते, तो हमारा फंड ब्लॉक होने से बच जाता, ठीक है ना। मैंने कहा ना ये सारी चीजें तुम लोग जानते हो,
कि ये हम कह रहे हैं, ये तो पता है, तो हम किसको नहीं पता, बताओ अच्छा कौन नहीं करता। तुम्हारे घर में अगर मान लो त्योहार आ गया है या सीजन है कोई, या कपड़े खरीदने जाने हैं, तो तुम 2 जोड़ी खरीदो कि यार एक खराब होगा तो एक कर लेंगे, जब एक खराब हो जाएगा, एक ही पीस बचेगा, तब हम जाकर दूसरा ले लेंगे। कॉमन सेंस है, ठीक है, कॉमन सेंस है, बस हम लोग उसको टेक्निकली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना क्या है ये। तो हमें फंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है और इतना ऑर्डर करना है कि कमी भी ना पड़े। एंड होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच कैन बी परचेज एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है फिर समझते हैं। एक ऑप्टिमम ऑर्डर साइज है, इतनी मात्रा में हमें खरीदना है। दैट शुड बी प्लेस्ड विद अ वेंडर, जो कि वेंडर के साथ रखा जाएगा, मतलब वेंडर को दिया जाएगा। टू मिनिमाइज ब्लॉकेज ऑफ फंड, फंड का ब्लॉकेज कम हो। एंड होल्डिंग, है ना, फंड का ब्लॉकेज भी हो जाता है, साथ साथ में दवाइयां अगर ज्यादा आ जाएंगी तो हम स्टोर कहां करेंगे, होल्डिंग ज्यादा हो जाएगी। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब जब ज्यादा दवाइयां ऑर्डर करो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ज्यादा हो जाती है। और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, जब ज्यादा मटेरियल आएगा तो वो भी दिक्कत है। विच कैन बी परचेज एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, हमें मिनिमम कॉस्ट का भी ध्यान रखना है, सारी चीजें होती हैं। तो यही है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक इतने साइज में इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, फंड ब्लॉक ना हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा ना पड़ जाए, होल्डिंग ज्यादा सामान ना आ जाए, स्टॉक कहां करेंगे, और कॉस्ट भी हमको मिनिमम पड़े, खत्म, ठीक है। इट इज द साइज ऑफ द लॉट टू बी परचेज विच इज इकोनॉमिकली वायबल। यह एक ऐसा लॉट होता है, ऐसा साइज होता है जो कि इकोनॉमिकली वायबल होता है, मतलब बहुत ही, हाँ ठीक ठीक, जेब पे भारी नहीं पड़ता है, कस्टमर की डिमांड पूरी होती रहती है। द फ्रेमवर्क यूज्ड टू डिटरमाइन दिस ऑर्डर क्वांटिटी इज नोन एज विल्सन ईओक्यू मॉडल। इसको हम कैसे जांचें कि हाँ इतना ही ऑर्डर हमको खरीदना है। तो एक विल्सन थे, उन्होंने एक इसका फॉर्मूला दिया था जिसको हम विल्सन ईओक्यू मॉडल कहते हैं और विल्सन फॉर्मूला कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इन डिटरमाइनिंग ईओक्यू इट इज एज्यूम दैट, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है। ईओक्यू क्या एज्यूम करके चलता है, ईओक्यू के लिए हमको एज्यूम मान के चलेंगे दैट कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्री इज मेड अप ऑफ सोलली ऑफ 2 पार्ट्स। इन्वेंट्री में 2 तरह के खर्चे आते हैं, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट या बाइंग कॉस्ट और एक कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट, है ना। हमने ऑर्डर कर दिया और हमने एक स्टॉक लगा के रख लिया, तो जितनी देर स्टॉक में रखा हुआ है, ठीक है, तो वो होल्डिंग कॉस्ट होगी एक तरह से, कि हमारा सामान 1 लाख का सामान भाई रखा हुआ है तो होल्ड किया हुआ है। तो 2 तरह की कॉस्टिंग होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, 2 एजम्पशन हो गए। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है समझ ले इसे, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है डिटेल में बताओ। कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द परचेजिंग और ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है, तो कॉमन सी बात है, जो हम ऑर्डर करते हैं उस पर जो कॉस्ट लगती है वो, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूं जो लाइनें यहां लिखी हैं उसको जरूरी नहीं कि वैसा ही लिखो, अगर तुमको हेडिंग समझ में आ गई है तो उसको अपने मन से भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। दिस कॉस्ट, इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट होती है वो समझ लो। कॉस्ट ऑफ स्टाफ, ऑब्वियस सी बात है, स्टाफ को देना पड़ेगा। पोस्टेड फॉर ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स, जो स्टाफ लगा रखा ऑर्डर करने के लिए। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, भाई सामान आएगा ना उसका भी तो खर्चा लगेगा। इंस्पेक्शन कॉस्ट ऑफ इनकमिंग मटेरियल, भाई अब सामान आ गया है उसके लिए एक अलग से टीम लगी हुई है, जांचो भैया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, टाइपिंग, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, एक्स्ट्रा सब कुछ, भाई कॉल किया गया होगा, रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा, वो सब, पेंसिल पेन पेंसिल पेपर सब खरीद के लाया गया होगा, ठीक है, वो सारे कॉस्टिंग इसके अंदर काउंट होती है। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट फॉर होल्डिंग द इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्री जो हमने होल्ड की हुई है, अपने पास रखी हुई है, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द इन्वेंट्री, जो हमने सामान में खर्च कर दिया है स्टॉक करने के लिए। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज विच कुड हैव बीन यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस, अब जो स्टोर किया हुआ है ना वहां पे मान लो टेम्परेचर मेंटेन करना है, बिजली का खर्चा है, तमाम चीजें हैं। तो लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू डिटोरिएशन एंड ऑब्सोलेंस, कुछ सामान ऐसे होते हैं कि खराब हो जाते हैं, टूट फूट गए हैं, उसका कॉस्ट आ गया। इंश्योरेंस कॉस्ट, अब मान लो तुमने एक दुकान ले रखी है, जनरल है, अगर जो लोग दुकान जानते होंगे 10 लाख का माल भरा हुआ है, अब 10 लाख का माल मान लो अचानक आग लग जाए, कोई बात हो जाए, तो हम लोग क्या कराते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस कॉस्ट आ गई, समझ में आ रहा है ये सब चीजें। कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज इन हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, कई बार हम लोग क्या करते हैं, हैंडलिंग मतलब सामान को इधर से लेके जा रहे हैं, टूट फूट गया, बिखर गया, है ना, तो इस तरह से, तो ये सारी कॉस्टिंग, एक तरह से ये समझ लो इन्वेस्ट जब हमने स्टॉक कर लिया है उस दौरान जितना भी उसमें तोड़ फोड़ से लेके जो भी खर्चा आ रहा है वो सारा क्या कहलाता है, कैरिंग कॉस्ट कहलाता है या होल्डिंग कॉस्ट कहलाता है। क्लियर है, ये दोनों क्वेश्चन जहां तक साथ साथ में आएंगे 2 से 3 नंबर में, तो ये तुमको बताने हैं। क्लियर है, अब ये बात तो हमको तुम लोग सर तो पता थी हमको, ऑब्वियस ही बात है, तुमको पता है, इतने समझदार हो तुम। बस क्या है कि इसके अंदर हाँ यही लिखना है, ये बातें नहीं पता है, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। अजम्पशन, ये एक और इंपॉर्टेंट है इसका, कि हम लोग क्या क्या एज्यूम करते हैं ईओक्यू मॉडल में। सबसे पहला, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज कांस्टेंट, हम ये मान के चलते हैं कि इस बार जो हमने सामान 1 लाख का मंगा लिया है, अगली बार जब ऑर्डर करेंगे तो वो सामान फिर 1 लाख का आएगा,
ठीक है ना, ये इसका ड्रॉबैक भी होगा, आगे देखेंगे, फिलहाल समझते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ डिमांड इज नोन, डिमांड की रेट हमें, मतलब हमको पता है कि मान लो हर एक महीने हमको एक आइडिया कि इस साल में 500 यूनिट बिक जाएंगी इसकी, तो हम मान के चलेंगे अगली साल भी 500 बिकेंगी, फिर 500 बिकेंगी, ये एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं, नोन एज नोन एंड स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। या हम लोग यूँ कह लें कि हर महीने इसकी 50-50 यूनिट खपत होती है और ये हर महीने 50 खपत होंगी, एक एवरेज मान लेते हैं इसका। द लीड टाइम इज फिक्स्ड, हम ये मान के चलते हैं लीड टाइम फिक्स है, मतलब कि ऑर्डर प्लेस करेंगे वहां से आएगा 2 से 5 दिन लग जाएंगे, बट हमको पता है लीड टाइम भी कई बार गड़बड़ कर जाता है, टायर पंचर हो गया, ड्राइवर बीमार हो गया, ठीक है, ट्रक अवेलेबल नहीं है, दंगे हो गए, कर्फ्यू लगा है, तमाम बातें हो जाती हैं। द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम इज कॉन्स्टेंट, ये एक हम मान के चल रहे हैं कि परचेज प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि जिस रेट पे खरीद रहे हैं वो फिक्स रहने वाला है, दैट इज नो डिस्काउंट इज अवेलेबल, वहां पे कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं रहेगा। द रिप्लेनिशमेंट इज मेड इंस्टेंटेनियसली, रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है जैसे स्टॉक खाली होगा तुरंत भर जाएगा। ठीक है, द होल बैच इज डिलीवर्ड एट वंस, और पूरा का पूरा सामान हम यही मान के चल रहे हैं कि हमने जो 1 लाख का ऑर्डर किया है वो पूरा एक साथ आएगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी वाला कहता है भाई ठीक है ऐसा है, पूरा सामान है, हमारा 1 लॉट पहले आ रहा है, उसमें हम आपका 40,000 का माल भेज देंगे, बाकी दूसरे लॉट में 60,000 का माल भेज देंगे, ऐसा भी होता है कई बार। तो ये जो इसके एजम्पशन है ना, यही इसके आगे जाके ड्रॉबैक बन जाएंगे और समझेंगे। तो एजम्पशन याद कर लो तो वही इसकी लिमिटेशन बन जाएंगी, ड्रॉबैक भी आ जाएंगे, समझेंगे उसे बाद में। अब ईओ की फॉर्मूला क्या है, ठीक है, 2 × D × O या H या 2 × D × O = IC, H और IC बराबरी है, क्या क्या है, D क्या है, एनुअल डिमांड इन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, कितनी यूनिट सालाना खर्च हो रही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, एक ऑर्डर को प्लेस करने में कितना कॉस्ट लग रहा है, होल्डिंग, एच होता है होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक यूनिट को होल्ड रखने में कितना खर्चा आ रहा है, आईसी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, बात एक ही, चाहे होल्डिंग कॉस्ट कह लो चाहे इन्वेंट्री कॉस्ट कह लो, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो 2 × D × O करेंगे, एच करेंगे, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की इतनी क्वांटिटी हमको प्लेस करनी है, बात समझ में आ गई। अब साल में ऐसे कितने ऑर्डर हमें प्लेस करने हैं, तो एनुअल डिमांड और डिवाइड बाय ईओ की, पूरे सालाना की डिमांड निकल आएगी हमारे पास, मान लो सालाना डिमांड है कितनी 1000, तो एक बार ईओ की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई सपोज, तो साल में हमें कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे, 5 ऑर्डर करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा, ध्यान रखना, 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। एग्जांपल क्या है, द मटेरियल डीएक्स, लेट मान लिया हमारे पास एक मटेरियल डीएक्स इज यूज्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर, बोल रहे, देखो यूनिफॉर्मली बोल दिया, यूनिफॉर्मली मतलब हम ये लोग यहाँ पर ईओक्यू को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। द डाटा अबाउट एनुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, जो पूरी साल की रिक्वायरमेंट का डाटा वो क्या क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल इज गिवन बिलो, दे रखा है। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, 2400 यूनिट खर्च हो जाती है इसकी, ठीक है, मतलब मान लो कि सिरप है, टैबलेट का पत्ता है, 2400 खर्च हो जाते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, $10 पर ऑर्डर, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, डॉलर को चेंज कर लेंगे, ठीक है, डॉलर की जगह 10 की जगह क्या कर लेंगे, जैसे मान लो $10 है पर ऑर्डर, और $10 को डिवाइड कर लेंगे, आज की डेट में कितना चल रहा है, 80-82 रुपए डॉलर चल रहा है, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, 800 कर लेंगे, ठीक है, यार डॉलर रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, रुपीस कर दो डॉलर की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। होल्डिंग कॉस्ट 0.30 सेंट, ठीक है, पर यूनिट, एक यूनिट को रखने में 0.30 सेंट का खर्चा आता है, ठीक है, सेंट मतलब समझ रहे हो ना, $1 80 रुपए का है, तो 30 कितने का होगा, ठीक है, 100 सेंट के कितने होते हैं, 80 रुपए, तो 30 सेंट के कितने हो गए, निकाल लोगे, 80 × 30 डिवाइड बाय 100, 0 हो गया, तो लगभग 8-24 रुपए आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन अपनी कर सकते हो, या डॉलर में ऐसे लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रुपीज में भी चेंज कर सकते हो। आगे आते हैं, रिक्वायर्ड क्या क्या चीज जरूरत है, डिटरमाइन द, यानी क्वेश्चन क्या पूछा, डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल डीएक्स यूजिंग द अबव डाटा, सोल्यूशन कर लें, ये डाटा दे दिया हमारे पास, इससे डाटा आ जाएगा तुम्हारे पास, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे ईओक्यू का, क्या आएगा, 2 × D × O, ऑर्डरिंग कॉस्ट 10, ये कितना है, यूनिट कितनी है 2400, और ये कितना आ गया 0.30, काटा पीटी करेंगे, ठीक है, तो कितना आ गया, 400 यूनिट आ गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या आ गया, 400 यूनिट, यानी कि हमें एक बार जब ऑर्डर करेंगे तो हमें कम से कम 400 यूनिट ऑर्डर करनी है। अब पूरे साल में कितनी यूनिट ऑर्डर करेंगे, मतलब कितनी बार ऑर्डर करेंगे, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर मटेरियल डीएक्स इज 400 यूनिट, ईओक्यू की वैल्यू कितनी आई कि हम जब भी ऑर्डर करेंगे एक बार में 400 यूनिट कम से कम ऑर्डर करेंगे। नाउ वी कैन कंप्यूट द नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड पर ईयर, अब साल में कितने ऑर्डर हमको प्लेस करने हैं उसको हम कंप्यूट करते हैं, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट एंड कंबाइंड एनुअल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट एज फॉलोज, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला इसका क्या है,
एनुअल डिमांड अपॉन ईओ की एनुअल डिमांड कितनी है 2400 और ये कितना 400 डिवाइड कर दें कितना आ गया 6 ऑर्डर है ना। ईओक्यू की वैल्यू और पूरे साल में कितना खर्चा है 2400 का है, एक बार में कितना मंगवा रहे हैं 400, तो कितनी बार मंगवाना पड़ेगा 6 बार, 4 6 24, ठीक है ना, कट पिट के। क्लियर है। अब लिमिटेशन देख लें, लिमिटेशन इसकी वही है जो एजम्पशंस थे वही इसकी क्या बन जाएंगी लिमिटेशन बन जाएंगे, अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा। क्लियर है ईओक्यू। चलो देखते हैं। तो इसके जो एजम्पशंस हैं वो कैसे हैं अनरियलिस्टिक, वास्तविकता से दूर हैं। भैया देखो एजम्पशंस क्या था पहला, अगर हम लोग इसका एजम्पशंस देखें तो देखो एजम्पशंस क्या बोलता है ऑर्डरिंग कॉस्ट इज कांस्टेंट। ऐसा कैसे हो सकता है, दिन प्रतिदिन पेट्रोल के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, डीजल के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ डिमांड इज नोन, डिमांड की रेट आप कैसे पता कर सकते हो भाई, थोड़ा बहुत तो वेरी कर ही जाता है, कभी कोई पेशेंट ज्यादा आ जा रहे हैं कभी कुछ ज्यादा आ जा रहे हैं। लीड टाइम इज फिक्स्ड, ये तो हो ही नहीं सकता, लीड टाइम हमेशा गड़बड़ हो जाता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। परचेज प्राइस ऑफ आइटम इज कांस्टेंट, हाउ इट इज पॉसिबल, हर बार जब दाम बढ़ते रहते हैं तो परचेज प्राइस भी क्या हो जाएगी थोड़ी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, कई बार डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। रिप्लेनिशमेंट इज मेड इंस्टेंटेनियसली, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तुरंत कैसे रिप्लेनिश हो जाएगा, टाइम तो लगता ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मान करके हम ईओक्यू निकालते हैं, कहीं ना कहीं डाटा ठीक है ओके ओके एक एवरेज आ जाता है, हम उसमें थोड़ा और एडजस्टमेंट करके अपना काम कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही इसकी क्या है अपनी लिमिटेशंस भी हैं। तो देखें जरा, मोस्ट सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इज दैट द एजम्पशंस आर अनरियलिस्टिक, जो इसके एजम्पशंस हैं जो मान के ये काम किया जा रहा है वो अनरियलिस्टिक है, वास्तविकता से बहुत दूर है। क्या कह रहा है, it assumes that the holding cost, ordering cost, demand, price, quality, etc. of the product or part of the part to be constant throughout the year। पूरे साल क्या रहेगा, पूरे साल के लिए कांस्टेंट मान के चल रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, डिमांड, प्राइस, क्वालिटी सब कुछ कांस्टेंट मान के चल रहे हैं ये लोग। इट इज नॉट रियलिस्टिक इन द रियल वर्ल्ड, वास्तविकता में ये ऐसा नहीं होता है। होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट में वेरी ड्यू टू चार्जेस इन रेंटल्स, है ना, आपको किराया भाड़ा जो लगता है, ठीक है। सैलरीज ऑफ द पर्सनल एंड अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस, अब हो सकता है साल के 20 दिनों में स्टाफ की सैलरी इंक्रीज हो रही हो तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। कांस्टेंट डिमांड एज वेल एज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कैन हार्डली बी कांस्टेंट, डिमांड कांस्टेंट रहती ही नहीं है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, हार्डली बी कांस्टेंट, बहुत मुश्किल से कांस्टेंट रहते हैं ये। दे फ्लक्चुएट अ लॉट इन द रियल वर्ल्ड, हमारी रियल दुनिया में ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। कंज्यूमर इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर की इनकम जो खरीदने वाला है उसकी इनकम भी वेरी करती रहती है, उसका स्वाद टेस्ट वेरी करेगा, ठीक है। एंड प्रेफरेंसेस प्राइस, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर टेस्ट के लिए कौन सी दवाइयाँ हम लोग अपनी मर्जी से खरीदते हैं, तो टेस्ट का मतलब यहाँ पर आगे एक तरह से जो हम लोग यहाँ पर ईओक्यू का मॉडल लेकर चल रहे हैं, एक तरह से जनरल बात है करके कि यहाँ पे कंज्यूमर की तरफ से बात करें तो कंज्यूमर का टेस्ट का मतलब यहाँ पे दवाइयाँ नहीं खा रहा है वो, ठीक है ना। कई बार ओटीसी चीजें होती हैं, ओटीसी की बात कर ले अगर हम लोग तो कभी कोई दूसरा ब्रांड इस्तेमाल कर रहा है, कभी कोई दूसरा, बाम आते हैं कई सारे, टेस्ट बदल गया, नहीं ये इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से बात कर रहे हैं हम लोग। एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसके प्राइस में चेंजेस आते हैं। सीजनल वेरिएशन इन डिमांड, डिमांड में सीजनल वेरिएशन आते हैं, एटसेट्रा आर द की फैक्टर दैट विल अफेक्ट द डिमांड एज वेल एज प्राइस। ये सारे वो फैक्टर हैं जो डिमांड और साथ साथ में प्राइस को अफेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है, ये सब हमको पता है। तुम कहोगे सर ये बातें सब हमको पता है, तो मैंने कहा ना पता सब है तुम लोगों को, बस हमें समझना है कि हमको लिखना है ये चीज, ठीक है, एग्जाम में लिख करके आनी है। सिमिलरली द एजम्पशंस ऑफ द कांस्टेंट क्वालिटी, कि हमारी क्वालिटी क्या है, कांस्टेंट है। हम सबको पता है एक बैच से दूसरे बैच में जब जाते हैं तो थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं, मेन केमिकल कांस्टेंट में नहीं आएगा, कलर वगैरह में है, टेक्सचर में, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और द प्रोडक्ट इज नॉट रियलिस्टिक, है ना, कि क्वालिटी हमेशा सेम रहेगी हर बैच में। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जनरली चेंजेस विद द एवरी प्रोडक्शन बैच, हर प्रोडक्शन बैच के साथ उसका थोड़ा बहुत कहना है कलर, टिंचर वगैरह उसमें थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। द प्रोडक्शन प्रोसेस आल्सो डज नॉट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द फैक्टर लाइक, जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है, जो प्रोडक्शन चल रहा है वो भी कांस्टेंट नहीं रहता है। कौन कौन से फैक्टर आते हैं, इंटरप्शन इन पावर, अच्छा मतलब बिजली चली गई, कोई चीज टूट गई है, रिपेयर इन प्लांट, प्लांट से रिपेयर चल रहा है, एंड मशीनरी ओवरहीटिंग, मशीनरी ओवरहीटिंग कर रही है, चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल। ये सारी चीजें जब प्रोडक्शन हमारा लगातार नहीं चल रहा, मशीन में डालने के बाद पता चला काम कभी रुक गया, कभी 2 दिन रुका हुआ है, तो उसकी वजह से क्वालिटी में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिटेशंस ऑफ ईओक्यू से याद कर लोगे, उसी के हिसाब से जो ऊपर 4 थे उन्हीं 4 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, कि डिमांड कांस्टेंट क्यों नहीं है, कि प्राइस कांस्टेंट क्यों नहीं है, वही अपनी लैंग्वेज में लिखो। मैं फिर कह रहा हूं, केवल समझ लो, जितनी चीजें मेरे से समझ सकते हो उतना समझ लो। तुमको लगता है कि तुम इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो,
ठीक है, जो हिंदी वाले बच्चे वो हिंदी में लिख सकते हैं, जो इंग्लिश वाले बच्चे वो इंग्लिश में अपनी भाषा में लिख सकते हो, तो अपनी भाषा में लिखो, ठीक है। और कोशिश यही करो कि एक बार खुद लिख के जरूर देख लो, ठीक है। बस फिर खेल खत्म, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल छापो इसको बैठ करके। अब आते हैं अपना नेक्स्ट है रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल। हमको रीऑर्डर कब करना है, क्या लेवल रहेगा, कितनी क्वांटिटी हमको वापस से रीऑर्डर करनी है, ठीक है। तो यहां पर हमें कुछ बातें समझनी है। तो एक हम लोग जैसे मान लो कि हमको एक डिसाइड कर लेते हैं, समझ लो केवल कि हमको पता है कि यहाँ पर क्या है, मान लो हमारे पास एक बास्केट है, या समझ लो हमारे पास केवल यहाँ पर क्या है 100 पीस है। हमने कहा जब हमारे पास 30 पीस बचे रह जाएंगे, यानी कि 30% बचा रह जाएगा, हम रीऑर्डर कर देंगे। ये तो करते हैं अपने दुकान में जब माल भरा हुआ होता है, अच्छा 10 पीस रह गया, ऑर्डर कर दो। अब एकदम से मतलब 4-4 पीस करके 2-4 लोग लेगा तो खत्म हो जाएगा एकदम से माल। बस यही है रीऑर्डर लेवल। अच्छा, दो चीजें आ गई कि 30 पीस बचे रह गए, रीऑर्डर कर दो। कितना करें रीऑर्डर, ये भी एक बात है। क्या वापस से 100 पीस करें या वापस से केवल 70 ही पीस करने हैं हमको, है ना। ये हो गया रीऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी करें और कब करें, दोनों में अंतर है। किस लेवल पे करना है और कितनी क्वांटिटी करनी है। तो आप समझते हैं, इट इंडिकेट दैट लेवल ऑफ मटेरियल स्टॉक एट विच इट इज नेसेसरी। लेवल ऑफ मटेरियल स्टॉक, जो मटेरियल स्टॉक हो रखा है, एट विच, वो लेवल मटेरियल का जो कि स्टॉक रखा है, एट विच, जिस पर इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, टू टेक द स्टेप्स फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फर्दर लॉट्स ऑफ मटेरियल, जहां पे हमें स्टेप फॉलो करने हैं फर्दर परचेजिंग के, ठीक है ना। तो प्रोक्यूरमेंट वाली बात आ गई जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं अपना लास्ट लेक्चर में। द रीऑर्डर लेवल इज स्लाइटली मोर देन मिनिमम स्टॉक लेवल टू गार्ड अगेंस्ट। रीऑर्डर लेवल स्लाइटली मोर देन मिनिमम स्टॉक लेवल। अभी समझेंगे इसको, डायग्रामेटिकली समझेंगे। एक होता है मिनिमम, मान लो 30 पीस के बाद बचे रह गए 10 पीस, या मान लो 20 पीस, तो इसको हम बोल देंगे मिनिमम कि कितना रह गया, ये मिनिमम लेवल हो गया। तो मिनिमम लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है रीऑर्डर लेवल। मिनिमम का मतलब एकदम किनारे पे आ गए अब, ठीक है ना। तो रीऑर्डर लेवल इज स्लाइटली मोर देन द मिनिमम स्टॉक लेवल। जो मिनिमम स्टॉक लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, टू गार्ड, जिससे कि बचा सके अगेंस्ट एबनॉर्मल यूज ऑफ आइटम एंड एबनॉर्मल डिले इन सप्लाई। तो मिनिमम क्वांटिटी के बाद हम थोड़ा सा ऊपर इसलिए लगते हैं कि कभी गलती से क्या हो जाए, एबनॉर्मल यूज बढ़ जाए अचानक से बहुत ज्यादा, या कहीं डिले हो रही है सप्लाई में, उसको हम लोग क्या कर सके, कवर अप कर सके, इसीलिए थोड़ा सा उसका ऊपर रखते हैं हम लोग। रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल कैसे काउंट करते हैं कि कितना टाइम लग जाएगा, 10 दिन 15 दिन का मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड्स। रीऑर्डर पीरियड्स मैक्सिमम कितने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको निकाल लेते हैं। अब कुछ बातें और डेफिनेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं। रीऑर्डर लेवल वर्सेस रीऑर्डर क्वांटिटी, पहले तो ये क्लियर कर लें, ठीक है, आ सकता है। तो मीनिंग क्या है इसका, रीऑर्डर लेवल इंप्लाइज द लेवल एट विच, ये वो लेवल है एट विच न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। ये वो लेवल है जब नया ऑर्डर हमको प्लेस करना है फॉर द पर्पस ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ स्टॉक। किसके पर्पस से करना है, ताकि हमारा जो स्टॉक है वो वापस से क्या हो सके, रिस्टोर हो सके, भर जाए वापस से, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी इंप्लाइज द साइज ऑफ द लॉट। रीऑर्डर क्वांटिटी ये साइज बताती है कि कितना ऑर्डर करना है, फॉर विच द ऑर्डर इज प्लेस्ड व्हेन द स्टॉक ऑफ मटेरियल फॉल्स टू रीऑर्डर लेवल, ठीक है। जब रीऑर्डर लेवल तक हमारा स्टॉक पहुंच गया, इस लेवल तक, उसके बाद हमें कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, ये उसके बारे में बताता है। क्लियर है बातें। नाउ रिलेटेड टू किस चीज से, रीऑर्डर लेवल क्या है, टाइम से, कि हमें कितना टाइम लग जाएगा, और रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी से है कि कितनी क्वांटिटी करनी है। क्या बताता है, क्या डिटरमाइन करना है, व्हेन टू बाय, कब खरीदना है, और प्लेस एन ऑर्डर फॉर मटेरियल, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आर टू बी परचेज एट ए टाइम, ठीक है। रीऑर्डर लेवल बोल रहा है कि किस बारे में बता रहा है कि कब बाय करें, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना बाय करें। फैक्टर कौन कौन से हैं, मैक्सिमम कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम, लीड टाइम में कितनी खपत होएगी, तो वो ध्यान में रखा जाएगा, उसी हिसाब से हमें रीऑर्डर लेवल सेट करना पड़ता है। लीड टाइम टेकन बाय सप्लायर, सप्लायर कितना टाइम ले लेता है। सेफ्टी लेवल, रिप्लेनिशमेंट पीरियड, वापस रिप्लेनिशमेंट होने में कितना टाइम लग जाएगा, है ना। रिप्लेनिशमेंट पीरियड का मतलब क्या है, मान लो सामान तो आ गया, अब वो पड़ा हुआ है, उसको दोबारा चेक किया जाएगा, मिलाया जाएगा, फिर जाकर के उसको स्टॉक में लाया जाएगा, स्टॉक में चढ़ता है और फिर माल आती है फार्मेसी के अंदर, तो रिप्लेनिश करना है। फिर यहां पर क्या कहते हैं, मैटर करेंगी एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्वांटम ऑफ डिस्काउंट, है ना, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, ये सब बातें यहां पे मैटर करती हैं। तो रीऑर्डर लेवल
और रीऑर्डर क्वांटिटी, दोनों में दिमाग में सेट रखना मामला, दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारी हेडिंग कॉमन है, रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ रीऑर्डर लेवल की बात कर लें अगर हम लोग, रीऑर्डर लेवल रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ मटेरियल लाइंग बिटवीन द मिनिमम and maximum stock level, means before the stock of material ordered is delivered by the supplier and received into the stores, a sufficient quantity of material should be there to cover both normal as well as abnormal consumption of situation। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, चलो हम पहले बता देते हैं, कुछ बातें क्लियर कर लें यहाँ पर, ठीक है। बातें क्या क्लियर करनी है हमें यहाँ पर, पहले समझना है मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक। तो यहाँ पर एक डायग्राम मैंने लिया हुआ है, शायद नेक्स्ट पेज पे होगा, ओके ये रहा, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। अब देखो बात को समझो, ये है स्टॉक लेवल, ठीक है, समझते हैं हम लोग। हमने पूरा स्टॉक भरा, ठीक है, स्टॉक भरने के बाद क्या हुआ, ये कंजप्शन रेट है, हमारा स्टॉक भर गया, पूरा भर गया यहां तक, ठीक है। फिर उसके बाद कंजप्शन रेट धीरे 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 क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। एक लेवल जब आ गया स्टॉक लेवल यूनिट का, इसे हम कहते हैं एवरेज स्टॉक लेवल, ठीक है। ये जो है हमारे पास ऊपर क्या था, मैक्सिमम ऑर्डर लेवल, ये इतना मैक्सिमम ऑर्डर किया हमारा, और एक लाइन हमने यहां ड्रॉ करी है, यानी कि ये लेवल उतना है मिनिमम ऑर्डर, इतना मिनिमम ऑर्डर लेवल, ठीक है ना। मतलब यहां पर जब आ जाएगा तो अब तो ऑर्डर करना ही करना है, ये है रीऑर्डर लेवल। तो मिनिमम ऑर्डर लेवल और मैक्सिमम ऑर्डर लेवल के बीच में कहीं थोड़ा सा ऊपर होता है हमारे पास रीऑर्डर लेवल, ठीक है। तो अब समझो बात को, कंजप्शन रेट गिर रहा है, जैसे रीऑर्डर लेवल पे आएंगे, यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, अपने ऑर्डर कर देंगे। फिर उसके बाद देखो यहां ऑर्डर कर दिया, यहां से लेकर यहां तक, ये आते आते मेरा कहां पहुंच गया, जब तक ये मिनिमम ऑर्डर पे पहुंचेगा, मिनिमम ऑर्डर लेवल पे, तब तक ये हम लीड टाइम अपना इतना ही रखते हैं कि मिनिमम ऑर्डर लेवल आते आते मेरा माल मेरे पास तक आ जाए। अदरवाइज क्या है, ये सेफ्टी स्टॉक बचा हुआ है, इसके बाद इसको निकाल देते हैं, ठीक है ना। बात समझना, मिनिमम ऑर्डर लेवल जैसे ही आएगा तब तक मेरे पास नया माल पहुंच चुका है, नया माल पहुंचेगा, जब तक वो वापस से स्टॉक में लगेगा तब तक जो सेफ्टी स्टॉक थोड़ा बहुत बचा होता है उसको निकाल देते हैं। फिर ये पूरा खाली हो जाएगा, पूरा जब खाली हो जाता है फिर वापस से पूरा भर गया, फिर ये साइकिल चली, फिर ये चला, तो ये ऑर्डर साइकिल है, ठीक है ना। ये क्या अपने पास ऑर्डर साइकिल है। इस तरीके से अगर इसको समझा सकते हो तो इसको समझा दोगे, अदरवाइज हम ऊपर चलते हैं। बात समझ में आ गया, मिनिमम ऑर्डर लेवल वो लेवल है कि यहां तक हमारे पास सप्लाई हमारी आ जानी चाहिए हमारे हाथ में। रीऑर्डर लेवल करने के बाद मिनिमम ऑर्डर, क्योंकि मिनिमम ऑर्डर के बाद जो सेफ्टी स्टॉक बचा था थोड़ा बहुत वो निकाला जाता है, वो उतना ही होता है जितनी देर में हमारे में माल आया उसको चेक करके हमें स्टॉक में डालना है, बस 1 या 2 दिन का रखा होता है सेफ्टी स्टॉक, बस उससे ज्यादा नहीं होता है। क्लियर है बातें, पढ़ लें अब। मजा आया, नहीं आया, मजा आया चलो, तो रीऑर्डर लेवल रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ मटेरियल लाइंग बिटवीन द, तो रीऑर्डर लेवल क्या होता है, ये वो लेवल होता है जो मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बीच में कहीं ना कहीं होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बिफोर द स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज डिलीवर्ड बाय द सप्लायर एंड रिसीव्ड इनटू द स्टोर्स, ठीक है ना। A sufficient quantity of material should be there to cover both normal as well as abnormal consumption of situation। तो बात समझ में आ गई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मिनिमम मैक्सिमम के बीच का रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, बिफोर द स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑर्डर, इससे पहले कि ऑर्डर किया जाए और डिलीवर हो सप्लायर के द्वारा एंड रिसीव हो स्टोर के अंदर, रिसीव हो स्टोर के अंदर, ठीक है। बात समझो, इसका लेवल कहां रहेगा, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, मतलब कि जब तक ऑर्डर किया जाए, डिलीवर हो और स्टोर में पहुंचे, तब तक एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल शुड बी देयर, एक पर्याप्त मात्रा में क्वांटिटी स्टोर में रहनी चाहिए, बोथ नॉर्मल एज वेल एबनॉर्मल कंजप्शन सिचुएशन, जिससे कि नॉर्मल और एबनॉर्मल कंजप्शन ऑफ सिचुएशन मेंटेन हो सके, वो कहलाती है रीऑर्डर लेवल। इफ द फर्म हैज एन आइडिया अबाउट द लीड टाइम, ईओक्यू एंड कंजप्शन पैटर्न, रीऑर्डर लेवल कैन बी डिटरमाइंड इजीली। अगर फर्म को पता है कि लीड टाइम कितना है, ईओक्यू कितना है, कंजप्शन पैटर्न कितना है, तो फटाक से अपना रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल या रीऑर्डर लेवल को डिटरमाइन कर सकती है। रीऑर्डर लेवल इज सेट इन सच अ मैनर दैट by reordering when the stock of material reaches this point or level, then in normal circumstances fresh supplies will come to the store just before the level falls to minimum level। क्या बोल दिया इसने, रीऑर्डर लेवल को हम ऐसे सेट करते हैं, इस तरीके से सेट करते हैं कि डेट बाय रीऑर्डरिंग व्हेन द स्टॉक ऑफ मटेरियल रीचेस दिस पॉइंट, जब स्टॉक इस लेवल पे पहुंचता है, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, देन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, अगर सर्कमस्टांस नॉर्मल है,
फ्रेश सप्लाई जो नई सप्लाई है विल कम टू द स्टोर जस्ट बिफोर द लेवल फॉल्स टू मिनिमम लेवल। ठीक है ना, हमारी सप्लाई मैंने यहां बताया भी था, हमारी सप्लाई मिनिमम ऑर्डर तक पहुंचने से पहले पहले हर हालत में हमारा रीऑर्डर लेवल की जो रीऑर्डर हमने सप्लाई कर दी वो हमारे पास आ जाना चाहिए। यानी कि हम रीऑर्डर लेवल वो टाइम होता है कि जब हम उसको ऑर्डर कर देंगे तो हमारा मिनिमम ऑर्डर जब तक पहुंचेगा रीऑर्डर से मिनिमम ऑर्डर पे, तब तक वो सप्लाई हमारे हाथ में आ जाएगी। क्लियर है बातें? नाउ सो एट द टाइम ऑफ फिक्सिंग दिस लेवल फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड। जब हम इस लेवल को सेट करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी? कंजप्शन रेट, मिनिमम लेवल कितना रहना चाहिए, डिलीवरी टाइम कितना लगेगा, वेरिएशंस इन डिलीवरी टाइम क्या क्या हो सकता है, ये बातें देखते हुए हमें रीऑर्डर लेवल को सेट करना होता है। क्लियर है बातें? ये डायग्राम हमने समझ लिया अच्छे से। आगे आते हैं, फॉर्मूला फॉर रीऑर्डर लेवल। अब ये तुम थोड़ा सा याद करने वाला पॉइंट है। इन जनरल रीऑर्डर लेवल इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। रीऑर्डर लेवल क्या है? मैक्सिमम कंजप्शन कितना है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है। फर्दर इफ द मैक्सिमम कंजप्शन इज नॉट नोन, कितना कंजप्शन होगा नहीं पता अगर, तो रीऑर्डर लेवल कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग द अल्टरनेटिव फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है? मिनिमम स्टॉक लेवल, कितना मिनिमम स्टॉक लेवल कितना रहेगा, प्लस एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। यहाँ पे हम एवरेज की बात करने लगेंगे। फिर अगर ये भी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? रीऑर्डर लेवल सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजप्शन पर डे प्लस एवरेज लीड टाइम। तो कई तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इनमें से तुम्हें एक या दो याद कर लेने बस। ठीक है ना। अब इसमें जो बातें इस्तेमाल हुई हैं, एवरेज रेट, मिनिमम स्टॉक लेवल, ये सब चीजें क्या है, उनकी डेफिनेशन यहाँ हम अभी पढ़ लेंगे। फॉर्मूले याद कर लेने, बहुत ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आएंगे, केवल हमें पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम कंजप्शन क्या होता है? मैक्सिमम कंजप्शन हमें पता है, नाम से समझ में आ रहा है, implies the maximum rate of consumption of material during the production activity। ठीक है ना, प्रोडक्शन एक्टिविटी के समय कितना खपत हो रही है। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड एज द सेम सजेस्ट इट इज द एज द नेम सजेस्ट इट इज द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय द सप्लायर, मैक्सिमम टाइम टेकन बाय द सप्लायर टू फुलफिल द ऑर्डर ऑफ मटेरियल, दैट इज टू डिलीवर द स्टॉक टू स्टोर। है ना, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना समय ले लेगा वो वहां तक पहुंचाने में। मिनिमम स्टॉक लेवल हम पता ही है, मिनिमम स्टॉक लेवल इज द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल दैट नीड टू बी मेंटेन्ड बाय द फर्म एट ऑल टाइम। ये इतना क्वांटिटी होती है मिनिमम स्टॉक की, उसको हर समय इतना मेंटेन रखना है ना मिनिमम। क्योंकि हमने देखा भी था यहाँ पर कि हमारा जब माल आ गया था तो हमारे पास ये मिनिमम ऑर्डर लेवल इतना बचा हुआ था। ठीक है, फिर इसको जो पुराना माल है उसको निकाल देंगे और नए वाले माल को मिनिमम ऑर्डर लेवल पर सेट कर देंगे। तो मिनिमम ऑर्डर लेवल तो इतना हर समय 24 आवर मेंटेन रहेगा। आते हैं आगे, एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन, इट इज द नॉर्मल रेट ऑफ मटेरियल कंजप्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी। नॉर्मल रेट जो रहता है उसको एवरेज रेट बोल देते हैं। एवरेज रीऑर्डर पीरियड, द एवरेज टाइम टेकन बाय द सप्लायर टू डिलीवर। है ना, एवरेज टाइम लगभग कितना ले लेता है, कम और ज्यादा का मिलाकर के बीच का निकाल लेते हैं। टू डिलीवर द ऑर्डर ऑफ टू द फैक्ट्री स्टोर इज द एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, सेफ्टी स्टॉक, अच्छा जहां जो फैक्ट्री लिख दिया है वहां पे तुम लोग कर लोगे फार्मेसी स्टोर। ठीक है ना। सेफ्टी स्टॉक इज द मिनिमम एडिशनल इन्वेंट्री एक्टिंग एज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बफर स्टॉक। ठीक है, तो सेफ्टी स्टॉक क्या है? इज द मिनिमम एडिशनल इन्वेंट्री। ये एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होती है, एक्स्ट्रा स्टॉक होता है जो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बफर स्टॉक की तरह काम करता है। दैट हेल्प्स इन मीटिंग द अनएक्सपेक्टेड राइज इन कंजप्शन। जो अचानक से अगर कंजप्शन बढ़ जाए तो उसको क्या करता है? सेटिस्फाई करता है ड्यू टू सडन इंक्रीज इन डिमांड और अनकंट्रोलेबल डिले इन द डिलीवरी ऑफ द मटेरियल। ऑब्वियसली बात है, सेफ्टी हम रखते ही क्यों है ना, पता है ना यार, डिले हो रहा है किसी वजह से, माल नहीं पहुंच पा रहा है, अचानक डिमांड बढ़ गई तो सेफ्टी स्टॉक उसको कवर करता है। लीड टाइम, इट इज टाइम इंटरवल बिटवीन द प्लेसमेंट। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत कर जाना। देखो यहां पर एक बात थी, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, टाइम टेकन बाय द सप्लायर टू फुलफिल द ऑर्डर मटेरियल। यहां पे सप्लाई, जब यहां से जो सप्लायर है उसने माल भर के छोड़ दिया, वो कितना टाइम ले रहा है पहुंचाने में। ऑर्डर होने के बाद, ऑर्डर होने के बाद यानी कि मतलब मेरे पास ऑर्डर आ गया, अब मैं माल निकलवाऊंगा, भरवाऊंगा और भेजूंगा, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर पीरियड। लेकिन जो लीड टाइम है ये बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डर, कि मैं कब ऑर्डर को प्लेस करता हूं, मैंने ऑर्डर प्लेस किया वहां से लेकर के रिसिप्ट ऑफ द डिलीवरी, डिलीवरी की जो रिसीट मेरे हाथ में आती है, दैट इज द लीड टाइम। क्लियर है? तो दोनों बातों को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत कर जाना। डेफिनेशन ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, अब क्वांटिटी की बात कर ले, रीऑर्डर लेवल थोड़ा सा ज्यादा था, क्वांटिटी में कुछ खास नहीं है। रीऑर्डर क्वांटिटी इंप्लाइज द साइज ऑफ द मटेरियल लॉट। है ना, ये कितना लॉट, कितना बड़ा साइज हमें ऑर्डर करना है, फॉर विच
परचेज रिक्विजिशन इज परचेज। तो यहाँ पे हम लोग सारी बातें किसी कर लेंगे अभी, परचेज रिक्विजिशन और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात। क्वांटिटी ऑर्डर करनी है तो यहाँ पे बात किसकी हो जाएगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की हो जाएगी। समझते हैं अभी। रीऑर्डर क्वांटिटी इंप्लाइज द साइज ऑफ मटेरियल लॉट। लॉट मतलब होता है कितना बड़ा साइज, फॉर विच परचेज रिक्विजिशन इज प्रिपेयर्ड। जो परचेज रिक्विजिशन हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में, जो परचेज रिक्विजिशन क्रिएट की गई है, ठीक है ना, बाय द कंपनी स्टोर डिपार्टमेंट, है ना, कितना बड़ा साइज हमको लेना है, वो रिक्वायर्ड ऑर्डर क्वांटिटी होती है। एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी टू बी रीऑर्डर, जिस समय हम रीऑर्डर क्वांटिटी को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, दीज फैक्टर्स आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इन फैक्टर्स को हमें जरूर ध्यान में रखना है। मेंटेनेंस ऑफ द मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक, स्टॉक का मिनिमम लेवल बना रहे। रीऑर्डर लेवल क्या है, ठीक है ना, क्योंकि जब रीऑर्डर क्वांटिटी करेंगे तो रीऑर्डर लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा कितना है, मिनिमम डिलीवरी टाइम कितना है और टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है। ये चार बातें दिमाग में रख करके हम लोग ईओक्यू आरओक्यू को डिसाइड करेंगे। अब रीऑर्डर क्वांटिटी शुड बी फिक्स्ड इन सच ए मैनर दैट द सम ऑफ कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज लिस्ट। कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। एंड टू डू सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कैलकुलेटेड, यानी कि इसके बाद इसके अंदर हम लोग अंत में ईओक्यू को ही क्या करते हैं, कैलकुलेट करके आरओक्यू को निकाल लेते हैं। क्लियर है बातें, बात समझ में आ रही है यहां तक, क्लियर। चले आगे। नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर, क्लियर है, मुंह धुल लो चलो अच्छा, जिन लोग क्षमता है वो लोग पढ़ते रहें लगातार, और जिन लोगों को लगता है कि ज्यादा हो गया वो लोग फटाफट मुंह धुल लें और उसके बाद आते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। टर्नओवर हो गया ना कि सालाना तुम कितना टर्नओवर देते हो, कितनी खपत हो जाती है एक तरह से, उसके आधार पर। तो द टर्म टर्नओवर मींस द रेट एट विच गुड्स आर सोल्ड, वो दर जिसके हिसाब से गुड्स बेचे जा रहे हैं, है ना, सालाना कितना बेच रहे हो, 1000 यूनिट 2000 यूनिट, ठीक है, आर सोल्ड। और द पेस, पेस मतलब होता है गति, एट विच गुड्स मूव फ्रॉम द शेल्फ, किस गति से शेल्फ मतलब काउंटर से सामान जा रहा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आर्टिकल इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड इन अ गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर। अब ऑब्वियस सी बात है, चाहे वैसे कितना सामान जा रहा है या किसी एक जगह से कितनी बार वो आइटम निकल के बाहर चला जा रहा है ना। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आर्टिकल सोल्ड, कितनी बार उसे बेचा गया है, एंड रिप्लेस्ड इन अ गिवन पीरियड, कितनी बार उसे रिप्लेस किया गया, मतलब ना कितनी बार दोबारा मंगाया गया है, यूजुअली इन अ ईयर, एक साल के अंदर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वेशन इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय, कैसे निकालते हैं इसको हम रेशियो को, कितना सामान बेचा गया बाय द एवरेज इन्वेंट्री फॉर द सिमिलर पीरियड, उसी टाइम के लिए एवरेज इन्वेंट्री क्या थी। तो इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना सामान बेचा गया, एवरेज इन्वेंट्री कितनी थी, यानी कि आप समझ लो, मान लो ऐसा समझ लो कि 1 लाख का सामान बेचा गया और हमारे पास 10,000 इन्वेंट्री थी या 1000 इन्वेंट्री थी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आगे आते हैं। दिस रेशियो रिप्रेजेंट हाउ इफेक्टिवली द इन्वेंट्री इज मैनेज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये रेशियो बताता है हमें कि इन्वेंट्री को कितना अच्छा किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज किया जा रहा है। द डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट टू मैक्सिमाइज द इन्वेंट्री टर्नओवर, मैक्सिमाइज करना है इन्वेंट्री टर्नओवर को, रेशियो बाय रिड्यूसिंग द स्टोरेज, जिससे कि हमें स्टोर कम से कम करना पड़े, एंड होल्डिंग कॉस्ट, एंड बाय इंक्रीजिंग सेल्स, और सेल ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, 1000 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, तो यहाँ पर क्या आ गया, लगभग कितना आ गया, रेशियो जो आ रहा है इसका वो कितना आ रहा है 100। तो इससे जितना ज्यादा बढ़ा लें हम लोग तो उससे क्या बेनिफिट मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर अंदर क्या होगा, ये बढ़ेगा कब, जब वहां पर स्टोरेज कॉस्ट कम लगेगी, है ना, रिड्यूसिंग द स्टोरेज कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी और सेल्स हमारे बढ़ जाएंगे, तो इसका रेशियो ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है बातें, आगे आते हैं। ओके हाँ, एडवांटेज क्या है, द पेशेंट विल बी एबल टू ऑब्टेन द फ्रेश एंड न्यू इन्वेंट्री। इसका फायदा क्या होता है कि पेशेंट को ये जितना ज्यादा रहेगा, सपोज मान लो यहाँ पर क्या है, लाख के सपोज 100 होता, 100 से डिवाइड करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1000, तो हम कह सकते हैं एक बारी कि टर्नओवर लगभग 1000 हर बारी क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो हर बारी नया स्टॉक मंगा रहे हैं हम लोग जल्दी, ठीक है ना। तो पेशेंट को फायदा क्या है कि नया माल मिलेगा, नई इन्वेंट्री मिलेगी। द रिस्क ऑफ इन्वेंट्री एक्सपायर दबा होने का रिस्क कम हो जाएगा, ड्यू टू लॉन्ग स्टोरेज इज मिनिमाइज्ड, क्योंकि हमें लंबे समय तक इसको स्टोर नहीं करना है। द रेशियो रिप्रेजेंट हाउ इफेक्टिवली द इन्वेंट्री इज मैनेज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जितना अच्छा रेशियो मतलब उतना अच्छा इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रही है। डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन बी मैनिपुलेटेड, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, मतलब हम लोग अपना दिमाग लगा करके उसको चेंज कर सकते हैं ना। कोई बंदा वहां बैठा है, इन्वेंट्री खराब हो रही है, वो कह रहा है यार
ये तो मेरे को निकाल देंगे, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अच्छा दिखा देता हूँ, ठीक है, तो मैनिपुलेट किया जा सकता है। इट डज नॉट रिप्रेजेंट द स्लो मूविंग आइटम, इसके अंदर जो आइटम बहुत स्लो मूव करते हैं वो इसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। लो वैल्यू ऑफ टर्नओवर आर ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केसेस, कब लो वैल्यू कब ऑब्टेन होती है? डुप्लीकेशन ऑफ स्टॉक, अगर स्टॉक का डुप्लीकेशन हो गया है, ठीक है, या लार्ज परचेज ऑफ स्लो मूविंग, जो स्लो मूविंग आइटम है उनकी खरीदारी बहुत ज्यादा होगी, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होती है? कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा जो वो परचेज वैल्यू ऊपर कम हो जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री वो भी कम हो जाएंगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वैल्यू कम हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर यानी कि सालाना खपत के आधार पर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। अब आता है फैफो और फीफो मेथड। नाउ ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फिर बोल देता हूं, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा संभावना है आने की। अच्छा, इधर पर ये कुछ गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं रीड कर दूंगा। ये आई थिंक उम्मीद है दिख रहा होगा, शायद कलर हो गया इसके ऊपर, तो नीला कलर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, नहीं शायद तुम लोगों को ना दिख रहा हो, कोई बात नहीं, मैं रीड कर दूंगा, ठीक है। फीफो इज एन एक्रोनिम, एक्रोनिम मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वही पहले बेचा जाएगा, ठीक है, सिंपल सा मुद्दा हो गया। फीफो इसका फुल फॉर्म आने की संभावना बहुत ज्यादा। इट इज अ सिंपल हाईली वर्सटाइल, वर्सटाइल होता है बहुमुखी, बहुत अच्छा एक तरह से। अब आगे जो मैं रीड करने जा रहा हूं उसको तुम लोग देख लो, ठीक है ना, उसमें कहते हैं नोट्स में क्लियर मिलेगा तुमको, ये यहां कलर हो गया है। इट इज अ सिंपल हाईली वर्सटाइल मैनेजमेंट, ये क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट मेथड और द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है ना। इट इज अ वर्सटाइल मैनेजमेंट मेथड और द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, हैंडलिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल डाटा और एनीथिंग एल्स। तो सीधा कह रहा है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल और बहुत ही वर्सटाइल मतलब बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट मेथड है और द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, एक तरीका है ऑर्गेनाइज करने का, हैंडल करने का और प्रायोरिटाइज करने का। प्रायोरिटाइज मतलब किसको पहले हमें निकालना है, ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल डाटा, या मटेरियल है, डाटा है, या एनीथिंग एल्स, किसी और चीज को, है ना, कि ऑब्वियसली बात हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, जो चीज पहले आएगी उसको हम पहले निकालेंगे, ठीक है। स्टॉक्स आर हैंडल्ड इन द ऑर्डर दे आर एंटर्ड इन द सिस्टम, स्टॉक उसी हिसाब से हैंडल किया जाता है, जिसको पहले एंट्री मिली है वही पहले निकाला जाएगा, उसको पहले हैंडल किया जाएगा। एडवांटेज, अब एडवांटेज क्या है? फीफो मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट, बहुत आसान है भाई, जो पहले है उसे पहले बेचना, बात खत्म। फीफो मेथड इज यूजफुल वेयर ट्रांजैक्शंस आर नॉट वॉल्यूमिनस एंड प्राइसेस ऑफ मटेरियल आर फॉलिंग, ये वहां पे ज्यादा फायदेमंद होता है जहां पे ट्रांजैक्शन बहुत बड़े लेवल का नहीं है और प्राइसेस जो हैं वो मटेरियल के गिर रहे हैं, है ना, ऑब्वियसली बात है, प्राइसेस गिर रहे हैं, जो पहले आया उसको पहले निकाल देंगे हम लोग, कि बाद वाला मटेरियल होगा पता चला तो वो गिरे हुए प्राइस पे आएगा। फीफो मेथड इज सुटेबल फॉर बल्की मटेरियल्स विद हाई यूनिट प्राइस, जो भारी मटेरियल होते हैं और जिनका यूनिट प्राइस बहुत ज्यादा होता है वहां बहुत अच्छा काम करता है ये। फीफो मेथड हेल्प टू अवॉइड डिटेरियोरेशन एंड ऑब्सोलेंस, है ना, ऑब्सोलेंस होता है कोई चीज आउटडेट हो जाना, एक्सपायर हो जाना, किसी को खराब होने से रोकेगा, ठीक है। ऑप्शनल आउटडेटेड मतलब क्या हो गया कि अब इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मतलब दवाई तो है, डॉक्टर लिख ही नहीं रहे इसको, तो ऑब्वियसली बात है पहले आए पहले निकल जाएगा तो खराब भी नहीं होगा और आउटडेटेड भी नहीं होगा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल विल रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट प्राइस, अब जब हम वैल्यू को क्लोज करते हैं तो पहले आया है वो निकल चुका है, अब जो करंट वाला है, जो स्टॉक हमारे पास बचा होगा वो कौन सा होगा? लेटेस्ट वाला होता है। तो जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जब हम स्टॉक को क्लोज करते हैं, क्लोजिंग का मतलब होता है मार्च के महीने में जब क्लोजिंग स्टॉक को क्लोज किया जाता है ना, थोड़ा सा इनकम टैक्स का चक्कर रहता है, तो मटेरियल का जो कॉस्ट होता है ना वो करंट कॉस्ट रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ ये कॉस्ट है करके, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इसके फायदे हैं। डिसएडवांटेज क्या है? फीफो मेथड इज इम्प्रॉपर इफ मैनी लॉट्स आर परचेज ड्यूरिंग द पीरियड एट द डिफरेंट प्राइसेस, अगर अलग अलग प्राइस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, अब समझो हमने पहले कोई लॉट लिया, ठीक है, और उसको थोड़ा सा
सस्ते दाम में ले रखा है, बाद में एक लॉट लिया वो महंगे दामों पर है, या पहले लॉट लिया महंगे दाम पे था, बाद में आया वो सस्ते दाम पर है, तो जो पहले आया हम उसको पहले निकालेंगे। हाँ, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो समझाता हूं मैं। हमने कोई लॉट ले रखा है महंगे दाम पर, बाद में क्या हो गया, उसके रेट गिर गए, ठीक है ना। तो या फिर यूं कह लें हम लोग कि जो माल हमने पहले खरीदा हुआ है, ठीक है ना, और जो माल बाद में ले रहे हैं हम लोग, उसके रेट क्या हो गए, बढ़ गए हैं, पहले वाले के कम है। तो जो रेट में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, FIFO मेथड इज इम्प्रॉपर इफ मैनी लॉट्स आर परचेज ड्यूरिंग द पीरियड एट डिफरेंट प्राइसेस। अलग अलग प्राइस में लेने से क्या होता है, कभी कम है कभी ज्यादा है, तो जो माल पहले निकला हुआ है और वो माल अगर बच गया है पिछले बार के लिए थोड़ा सा, तो उसमें क्या आती है, दिक्कतें आती है, थोड़ी सी दिक्कतें क्या आती है, ओवरऑल ऑब्वियस बात है प्राइस का प्रॉब्लम रहेगा। The objective of matching current cost with the current revenue cannot be achieved under the FIFO method. ऑब्जेक्टिव ऑफ मैचिंग करंट कॉस्ट, आज की कॉस्ट क्या है, आज का रेवेन्यू क्या है, करंट मतलब प्रेजेंट टाइम का, वो यहां पर अचीव नहीं हो पाता है। इफ द प्राइसेस ऑफ मटेरियल आर राइजिंग रैपिडली, अब देखो फिर से बोल रहा है, प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, द करंट प्रोडक्शन कॉस्ट मे बी अंडरस्टेटेड, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, मान लो प्राइस लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड लगा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करें, पुराना वाला माल को निकाल रहे हैं, पहले आया हुआ वो माल निकल रहा है, लेकिन क्या है, प्राइस बढ़ चुका है, तो हम लोग जो आज का रेट है ना, आज के रेट एक्चुअली बढ़ चुके हैं, बट हम लोग क्या है, पहले वाला स्टॉक को निकाल रहे हैं, इसका रेट क्या था, कम था, तो अंडरस्टेटेड, तो जो क्या रहता है, करंट प्रोडक्शन, जो आज का प्रोडक्शन हो रहा होता है, उसका रेट एग्जैक्टली क्या रहता है, लो लग जाता है, ठीक है, तो उसमें दिक्कत आती है। फिर FIFO मेथड ओवरस्टेट प्रॉफिट स्पेशली इन इन्फ्लेशन, अब क्या करता है, मेथड ओवरस्टेट प्रॉफिट स्पेशली इन इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ओवरस्टेट कर रहा है, यानी कि हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, मान लो कोई चीज है हमने ली है क्या 10 रुपए में, ठीक है ना, और आज के टाइम पे वो खरीदी 10 रुपए की, बिकनी थी 15 रुपए में, कितने रुपए में बिकनी थी, 15 रुपए में बिकनी थी, लेकिन हुआ क्या, अचानक से उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन आ गया। इन्फ्लेमेशन का मतलब उसका एकदम बढ़ोतरी हो गई, तो हुआ क्या, ये एकदम से रेट क्या हो गया इसका, 50 रुपए का हो गया, तो इनने कहा कि अरे भैया वाह, हमें तो बड़ा फायदा हो गया। तो जो अचानक से इन्फ्लेमेशन आया है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, चीजें बढ़ी हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, कॉस्टिंग बढ़ी है, तो ये क्या हो गया, इनको लगता है कि जो FIFO मेथड ओवरस्टेट प्रॉफिट, इनको लगता है कि प्रॉफिट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो कि गलत होता है, क्योंकि हमारे पास पुराना स्टॉक है, हम उसको पहले निकाल रहे हैं, पहले जो आया हुआ है, तो ये थोड़ी सी क्या रहती है, यहाँ पर दिक्कतें रहती हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं FAFO मेथड। FAFO क्या है, एक्रोनिम ऑफ द वर्ड फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट, जिसकी एक्सपायरी पास है, जो 6 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है, एक दवाई साल भर के बाद एक्सपायर हो रही है, जो दवाई 6 महीने बाद एक्सपायर हो रही है उसको हम पहले निकाल देंगे, दैट्स इट, ठीक है। इन प्रैक्टिस यूजुअली जस्ट द एक्रोनिम FIFO इज यूज्ड, प्रैक्टिस में हम लोग केवल FIFO का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज सिंपल हाईली वर्सेटाइल मैनेजमेंट मेथड और द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, वही ऊपर डेफिनेशन आ गई, हैंडलिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ मूविंग ऑफ प्राइमरी मटेरियल और अदर कमोडिटीज, ठीक है ना, ऊपर वाली डेफिनेशन है पूरी। ये बहुत ही सिंपल और अच्छा तरीका है प्रायोरिटाइज करने का, ऑर्गेनाइज करने का मटेरियल्स और कमोडिटीज को, ठीक है ना, कि किसको पहले निकाला जाएगा, किसको बाद में निकाला जाएगा। मटेरियल रिक्वायरमेंट्स आर सर्विस्ड इन ऑर्डर ऑफ आइटम विद द अर्लियर डेट ऑफ एक्सपायरी, हम लोग किस तरह से इसको ऑर्डर करते हैं, जिनकी एक्सपायरी पास में होती है उसको हम पहले निकालेंगे, रिगार्डलेस ऑफ डेट ऑफ एंट्री और एक्विजिशन, हमने कब उसे एक्वायर किया है या कब हमारे डिपार्टमेंट में आई है, हमें उससे मतलब नहीं है, जो एक्सपायर पहले होगा हम उसे पहले निकाल देंगे। FIFO is mainly used in food industry where it is necessary to monitor the expiration date or period of durability, खास कर से फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग अपनी दवा वाली इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेज लगभग सेम ही है, जो ऊपर थे एडवांटेज वही इसके भी रहेंगे। दिस मेथड आर यूज्ड टू रिड्यूस द चांस ऑफ प्रोडक्ट नॉट सेलिंग बिफोर देयर एक्सपायरेशन डेट एंड बिकमिंग ऑब्सोलीट, ठीक है ना, तो ये क्या करता है मेथड, उस चांस को घटा देता है कि कोई दवा, एक तरह सिंपल सी बात हो, किसी चीज दवाई के एक्सपायर होने के चांस को, मतलब एक्सपायर हो जाए और बिके ना, उस चांस को घटा देता है। वेयर हाउस कॉस्ट विल बी लोअर, अब मान लो कोई दवा जो एक्सपायर हो गई है, तो क्या वो भी रखी रहती है कुछ टाइम के लिए कि उसे वापस करना है, रिटर्न करना है, तो कहीं ना कहीं वेयर हाउस की कॉस्टिंग बढ़ती है, तो वेयर हाउस कॉस्ट विल बी लोअर्ड बाय नॉट स्टोरिंग गुड्स इन द वेयर हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब क्या हमें लंबे समय तक उस सामान को रखना ही नहीं है, जो एक्सपायर पास में हो रहा है फटाफट निकालते जा रहे हैं। बाय एक्टिव स्टॉक रोटेशन इन अ वेयर हाउस, फटाफट जो एक्टिव स्टॉक रोटेशन मतलब फटाफट जो रोटेट हो रहा है, द चांस ऑफ कस्टमर रिसीविंग आउटडेटेड और पुअर क्वालिटी गुड्स, अब क्या होगा उससे, जो कस्टमर के पास आउटडेटेड या पुअर क्वालिटी का सामान पहुंचने के चांस कम हो जाएंगे, एंड देयर कॉन्फिडेंस इन द कंपनी इंक्रीज, और वो क्या करेगा, भरोसा करेगा कि भाई इसके पास तो हमेशा दवाइयां नई नई मिलती हैं, ठीक है।
और डिसएडवांटेज सेम एज फीफो, वही दोनों के सेम रहेंगे। बात समझ में आई? ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कुछ टेक्निक्स थी जो हमने पढ़ा है, ठीक है। और बहुत, मैंने कहा ना, ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, हम चीज़ें सारी जानते हैं, केवल क्या है कौन से टेक्निकल टर्म्स हमको इस्तेमाल करने हैं, केवल उनको हमको यहाँ पर समझना है। क्लियर है बातें? नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, मेरा नंबर, कोई डाउट आए तो ये अपना ऐप है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, जिसको आप, ठीक है, ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर सकते हैं। क्लियर है? और सबसे जरूरी बात, रिवीजन, ठीक है ना। देखो, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। दुनिया का कोई भी शख्स बिना रिवीजन के कुछ नहीं कर पाता, चाहे वो पढ़ाई हो या लाइफ में कोई और काम हो। यानी कि मेहनत करनी है, यानी कि रिवीजन करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।